इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं जब होंगजू पुलिस स्टेशन आई होती है तो उसको जैचन फोन करता है तो वो उससे बात करने लगती है। वहीं पर डेविड काफी गहरी सोच में डूबा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जैचन ने उसको बता दिया था कि उसने सपने में क्या देखा था। होंगजू खतरे में पड़ जाएगी तो जैचन ने उसको होंगजू को प्रोटेक्ट करने को कहा था, इसी वजह से वो परेशान होता है। फिर हम देखते हैं डेविड जख्मी हालत में रेस्टोरेंट में पड़ा होता है। तभी वहाँ पर जैचन कुछ ऑफिसर्स के साथ पहुँच जाता है। जैचन देखता है कि डेविड बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और उसका काफी खून बह चुका है। डेविड का सीनियर एम्बुलेंस को फोन कर देता है और एम्बुलेंस का आने का इंतजार करने लगता है। फिर जैचन जल्दी से माइल्स के पास पहुंचता है और उसको मारने लगता है। माइल्स भी जैचन को काफी मारता है, पर तभी वहां पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और माइल्स को पकड़ लेते हैं। जैचन होंगजू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। होंगजू उसको गले लगा लेती है और काफी रोने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर अगले दिन जब डेविड होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और होंगजू और जैचन उसके पास बैठे होते हैं। होंगजू को बिल्कुल ही ठीक देखकर डेविड को काफी अच्छा लगता है। इस बार प्रोसिक्यूटर ऑफिस से जैचन केस लड़ता है और उसने माइल्स के खिलाफ काफी सारे सबूत भी इकट्ठे किए होते हैं, तो माइल्स इस बार नहीं बच पाता और उसको सजा हो जाती है। जैचन के इस काम से उसके सभी कलीग्स और चीफ काफी खुश होते हैं। ऐसे ही हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं होंगजू को जो कि काफी उदास होती है और पार्क में यूं ही घूम रही होती है। तभी उसको जैचन फोन करता है और कहता है तुम कहाँ हो, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज तुम्हें ऑफिस तक छोड़ने आऊंगा। होंगजू कहती है मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, मुझे बहुत ज्यादा काम है और तुम्हें अब मुझे ऑफिस तक छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। तभी वो देखती है कि उसके सामने जैचन खड़ा है, जिससे वो हैरान रह जाती है। जैचन कहता है तो ये पार्क पुलिस स्टेशन है, तो ऑफिसर्स कहाँ है और तुम्हारे कलीग्स कहाँ है। होंगजू कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर मिलूंगी। जैचन कहता है मुझे सपना आया था और सपने में तुम खुद को मार रही थी और काफी रो रही थी क्योंकि डेविड के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। होंगजू कहती है ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं क्यों रोऊंगी, मैं नहीं रोने वाली। लेकिन थोड़ी देर बाद होंगजू काफी रोने लगती है। जैचन कहता है डेविड के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए खुद को ब्लेम कर रही हो क्योंकि तुम उसको साथ में लेकर उस रेस्टोरेंट में गई थी, इसीलिए तुम रो रही हो। होंगजू कहती है हाँ, और इसी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। जैचन कहता है अगर मैं डेविड की जगह होता तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता कि तुम बिल्कुल ही ठीक हो, इसीलिए ज्यादा मत रो और अपने रिग्रेट को शॉर्ट रखो और बस इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखना। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए रिग्रेट करना पॉइंटलेस होगा, इसीलिए अब तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए। ये सब सुनकर होंगजू कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कह सकते हो, जरूर तुमसे ये सभी बातें किसी ने कही होगी। ये सुनकर जैचन फ्लैशबैक में चला जाता है। जब जैचन के बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम जैचन ने अपने डैड को ये भी बता दिया था कि उसने रिपोर्ट कार्ड में चेंजेस किए थे। इससे उसके डैड काफी गुस्सा हो गए थे और उसको काफी बातें सुनाई थी और वो उससे काफी नाराज भी हो गए थे। इसी वजह से जैचन अकेले बैठकर रो रहा था तो उसके पास उसके डैड के कलीग आए थे और उन्होंने ही ये सभी बातें जैचन से कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, इसीलिए तुम सब कुछ अच्छे से करो और अपना बेस्ट दो, फिर तुम्हारे डैड तुमसे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। जैचन कहता है किसी ने काफी साल पहले मुझसे ये सब कहा था। होंगजू जैचन के कंधों पर अपना सिर रख लेती है और ऐसे ही वो दोनों काफी टाइम तक बैठे रहते हैं। फिर हम देखते हैं एडम नाम के एक आदमी को जो कि एक बहुत ही फेमस आर्चरी प्लेयर के घर उनका इंटरनेट ठीक करने आया होता है। उनका नाम सेरा होता है। एडम उनका इंटरनेट ठीक कर देता है और जब वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी मेड उससे कहती है कि क्या तुम इन रिसाइकलिंग बॉक्सेस को बाहर डस्टबिन में रख दोगे क्योंकि तुम नीचे ही जा रहे हो। एडम उनको मना नहीं करता और उन रिसाइकलिंग बॉक्सेस को ले जाकर डस्टबिन में रख देता है, पर उसे ये करने का मन नहीं था। फिर हम देखते हैं डेविड को जो कि आज डिस्चार्ज हो रहा होता है और वहाँ पर जैचन भी मौजूद होता है। तभी वहाँ पर होंगजू भी आ जाती है तो डेविड उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे घर कुछ दिन रह सकता हूँ। ये सुनकर जैचन हैरान रह जाता है। वो पूछता है पर क्यों। डेविड कहता है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन घर पे आराम करने को कहा है और अच्छा अच्छा खाना खाने को कहा है, तभी मैं जल्दी रिकवर हो पाऊंगा, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता। जैचन कहता है तुम्हारे पेरेंट्स का घर क्या इतना दूर है, फिर मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। डेविड कहता है ये प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 3 जनरेशन से मैं अपने फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, अगर उन्हें पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो वो मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने देंगे, वो काफी परेशान हो जाएंगे। होंगजू कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे रह सकते हो। ये बात सुनकर जैचन को अच्छा नहीं लगता तो वो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो, लेकिन
लेकिन डेविड कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं होंगजू के साथ उसके घर पे रुक जाता हूँ। फिर रात को जब डेविड होंगजू और उसकी मॉम के साथ छत पर बैठकर डिनर कर रहा होता है तो ये सब जयचन अपने घर के खिड़की से देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डेविड को कुछ चीजें खाने का मन होता है पर वो सभी होंगजू के घर पे नहीं, तो डेविड जयचन को फोन करता है और उसको सभी चीजें खरीद कर लाने को कहता है जो कि उसको खाना है। जयचन कह तो देता है कि मैं ला देता हूँ, पर उसे डेविड पे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर जब जयचन मार्केट जाने के लिए बाहर आता है तभी होंगजू भी घर से बाहर आती है। वो जयचन को बताती है कि डेविड को और भी बहुत कुछ चाहिए तो उसका लिस्ट बनाकर उसने उसको दिया है, इसीलिए उसे भी मार्केट जाना है। फिर जयचन और होंगजू साथ में मार्केट आते हैं और वहाँ पर सभी चीजें खरीदने लगते हैं। तभी होंगजू को डेविड वीडियो कॉल करता है और उसको बताने लगता है कि उसे कौन कौन सी चीजें पसंद है और इन सभी बातों से जयचन काफी जेलसी फील कर रहा होता है। फिर जब वो दोनों मार्केट से वापस आते हैं तो जयचन कार में होंगजू से काफी अच्छी अच्छी बातें करता है जो कि होंगजू को भी काफी अच्छी लगती है। फिर जब वो होंगजू को किस करने जाता है तो वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहना होता है। फिर जब होंगजू घर के अंदर जा रही होती है तो जयचन सामान ले जाने में उसकी मदद कर रहा होता है। तभी अचानक होंगजू जयचन को किस करती है जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। होंगजू कहती है तुम कार में यही करना चाहते थे ना, लेकिन जयचन कुछ भी जवाब नहीं देता। तो होंगजू को लगने लगता है कि वो किस नहीं करना चाहता था, उसे काफी एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। तो वो सामान लेती है और अंदर चली जाती है। अंदर से गेट के कैमरा से डेविड भी ये सब देख लेता है तो उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो होंगजू को पसंद करता है। होंगजू को काफी बुरा लग रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो अपने आप से कहने लगती है कि कल वो उसका सामना कैसे करेगी, लेकिन वो खुश भी होती है कि उसने जयचन को किस किया और वो काफी शाय फील कर रही होती है। वही जयचन को भी काफी अच्छा लगा और वो भी काफी शाय फील कर रहा होता है। तभी सैम उसको बताता है कि उस आदमी ने हमें फिर से पैसे भेजे हैं, जो सुनकर वो काफी उदास हो जाता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं होंगजू और जयचन भागकर एक रूम में छिप जाते हैं क्योंकि रिपोर्टर्स उन दोनों को काफी परेशान कर रहे होते हैं। उन दोनों के डैड की मौत एक ही दिन हुई थी, इसीलिए उनका आज फ्यूनरल होता है। जयचन उससे पूछता है कि जिस बस ड्राइवर की मौत हुई है तुम उनके बेटे हो क्या? तो होंगजू कहती है हाँ। जयचन को होंगजू लड़का लग रहा होता है क्योंकि उसके बाल लड़के जैसे होते हैं और उसने कपड़े भी लड़के जैसे ही पहने होते हैं और उसने कहा भी कि वो उनका बेटा है। इसी रूम में उनको एक ऑफिसर मिलता है जो कि जयचन के डैड के कलीग होते हैं और यहीं पर उन दोनों को पता चलता है कि जिस आदमी की वजह से उनके डैड की मौत हुई है वो उस ऑफिसर का छोटा भाई था। वो ऑफिसर कहता है मुझे भी नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसा करेगा। वो उन दोनों से माफी मांगता है। इससे जयचन काफी गुस्सा हो जाता है और ऑफिसर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आपने कहा था कि मेरे पास बहुत टाइम है अपने डैड को प्राउड फील करवाने के लिए, लेकिन अब मेरे डैड ही नहीं रहे। वो काफी ज्यादा रोने लगता है। वहीं होंगजू भी काफी रो रही होती है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। और वहीं ऑफिसर जयचन को पैसे भेजा करता है, लेकिन जयचन ने उनका एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। उसने सभी पैसे जमा करके रखा है ताकि जब वो ऑफिसर से मिले तो उसके सारे पैसे लौटा सके। फिर अगले दिन जयचन होंगजू का इंतजार कर रहा होता है साथ में ऑफिस जाने के लिए, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रही होती। उसको जयचन के सामने आने में काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। वो गेट के नीचे से देख रही होती है कि जयचन गया कि नहीं, लेकिन वो जा ही नहीं रहा होता। तो होंगजू जैसे तैसे बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों साथ में ऑफिस जाने लगते हैं। होंगजू काफी अजीब बिहेव कर रही होती है और जयचन से डिस्टेंट बनाकर चल रही होती है। तो जयचन उससे कहता है कि कल जो हुआ था उसकी वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, तो हम दोनों ऐसा मान लेते हैं कि कल कुछ हुआ ही नहीं था, तो तुम इस तरह बिहेव करना छोड़ दो। होंगजू कहती है ठीक है। फिर वो दोनों साथ में ऑफिस जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडम फिर से सेरा के घर उसका इंटरनेट ठीक करने आया होता है और उसका इंटरनेट इस महीने तीसरी बार खराब हो चुका होता है। इसीलिए सेरा उसके कंपनी को लेकर एडम से कंप्लेन कर रही होती है। एडम उससे कहता है कि फिर से ये खराब नहीं होगा और फिर जब वो इंटरनेट ठीक करके जा रहा होता है तो सेरा उसको फिर से रिसाइकलिंग बॉक्सेस बाहर डस्टबिन में रख देने को कहती है। एडम जब सेरा के घर के बाहर आता है तो वो काफी गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं डेविड का सीनियर ऑफिसर एक लेडी ऑफिसर के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकला होता है। तभी उन्हें फोन आता है कि कहीं पर मर्डर हुआ है, तो वो दोनों जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मर्डर सेरा का हुआ है और वहाँ पर उसके खून से ट्रायंगुलर शेप भी बना हुआ होता है। इससे वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं और जल्दी से और भी ऑफिसर्स को बुलाते हैं। फिर अगले दिन जब होंगजू के घर पे सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं तो वो सभी न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में सेरा के मर्डर के बारे में बताया जा रहा होता है और न्यूज में सेरा के बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जा रहा होता है, जिसमें आखिरी इंसान जो कि उसके घर पे आया था वो एडम
था उसके बाद कोई भी नहीं आया था, तो रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं कि मर्डर एडम ने ही किया होगा और उसके ब्लड से ट्रायंगुलर शेप बनाया होगा। डेविड न्यूज काफी गौर से देख रहा होता है जैसे कि वो एडम को जानता है। होंगजू डेविड को ऐसे देखकर काफी हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो, तो डेविड कहता है कि नहीं, मैंने आज से पहले उसको कभी नहीं देखा। यहीं पर डेविड सभी को बताता है कि वो अब बिल्कुल ही ठीक हो गया है, तो वो आज अपने घर जाने वाला है ताकि कल से वो काम पे वापस लौट सके। ये सुनकर जेसन काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम जा रहे हो। जेसन के ऐसा कहने पे सभी काफी हैरान रह जाते हैं, पर डेविड समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। फिर शाम को जेसन और होंगजू साथ में डेविड को उसके घर छोड़ने आते हैं। होंगजू की मॉम ने डेविड के लिए काफी सारा खाना बनाकर दिया होता है जो कि होंगजू डेविड के फ्रिज में रख देती है। फिर कुछ देर बाद जेसन और होंगजू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेविड अपने घर पे सोया हुआ होता है, तो उसको सपना आता है। उसके सपने में सेरा के केस को जेसन संभाल रहा होता है और वो डेविड से पूछताछ कर रहा होता है क्योंकि डेविड एडम का दोस्त है। जब डेविड की नींद खुलती है तो उसको होंगजू फोन करती है। होंगजू उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम सेफ हो, तो डेविड कहता है मैं ठीक हूँ, पर तुमने अभी ये क्यों पूछा। होंगजू उसको बताती है कि उसने सपने में देखा कि उसके घर में एडम घुस गया था जिसने मर्डर किया है और उसने उसको पकड़ लिया था और उसको धमका रहा था। डेविड कहता है मैं उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, तो वो मेरे घर क्यों आएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देता है और फिर वो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो एडम, क्योंकि एडम उसके सामने ही बैठा होता है। होंगजू को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि डेविड जरूर एडम को जानता है, इसीलिए उसे काफी घबराहट हो रही होती है। तो वो जल्दी से कपड़े चेंज करती है और डेविड के घर जाने लगती है। डेविड फिर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। एडम कहता है डेविड मैं एक खूनी बन चुका हूँ। डेविड कहता है हाँ, मैंने न्यूज में देखा तुम वांटेड हो। एडम कहता है पर मैंने खून नहीं किया है, मैं बस वहाँ पर इंटरनेट ठीक करने गया था और ठीक करने के बाद वापस आ गया था, पर सभी लोग कह रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है। डेविड कहता है फिर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। एडम कहता है तुम मेरी मदद करो प्लीज, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारे काफी अच्छे कनेक्शन भी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, तुम मेरा साथ दोगे ना। डेविड कहता है अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम पे विश्वास करूंगा। एडम कहता है अगर मैं इस तरह मर्डरर बन गया ना तो मैं पुलिस को तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो सब करो, समझे। ये सभी बातें सुनकर डेविड शॉक्ड रह जाता है।